हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और कल की ही वीडियो को आज आगे बढ़ाते हैं। कोड 108 जिसका नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस बुक की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हम सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट का वन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज थर्ड यूनिट को हम फिनिश करेंगे, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इन हाउस ऑपरेशंस में एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल और इसके साथ ही लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में जानेंगे और FRID क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पुस्तकालयों में कंप्यूटर का प्रयोग, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरीज। वर्तमान में पुस्तकालयों में कंप्यूटर द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों और सेवाओं का निष्पादन किया जाता है। प्रमुख रूप से कंप्यूटर का प्रयोग पुस्तकालय के निम्न कार्यों में प्रमुखतः किया जाता है। कौन कौन से कार्य हैं? फर्स्ट, प्रशासनिक एवं सामान्य कार्य, एंड सेकंड, गृह कार्य एवं दैनिक कार्य, जिसको हाउसकीपिंग एंड रूटीन वर्क बोल सकते हैं। प्रशासनिक और सामान्य कार्य कौन से होते हैं? पुस्तकालय एवं सुसंगठित क्रियाशील संस्था है। पुस्तकालय एक सुसंगठित क्रियाशील संस्था है तथा पुस्तकालय कार्यों के संचालन के साथ साथ सामान्य कार्यालय संबंधी प्रशासनिक कार्यों को भी संगठन एवं संचालन की आवश्यकता के अनुरूप संपन्न करना पड़ता है। आगे देखते हैं, अग्रलिखित कार्यों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध हो सकती है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो कंप्यूटर से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं? जैसे मानव संसाधन प्रबंधन एवं विकास का कार्य, कर्मचारियों का डेटाबेस निर्माण करने का कार्य, पुस्तकालय नियमों एवं कर्मचारियों के सेवाओं से संबंधित नियमों का विवरण तैयार करना, अवकाश, अनुशासन, उपस्थिति आदि के विवरण तैयार करना, व्यक्ति पत्रावलियों का व्यवस्थापन करना और पुस्तकालय समिति से संबंधित कार्य करना। ये सभी कार्य कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं, जो कि टाइप सेकंड पॉइंट है, गृह कार्य एवं दैनिक कार्य, तो उसको आप पढ़ते हैं। कंप्यूटर का पुस्तकालय के दैनिक गृह कार्यों में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्मचारी व उपयोगकर्ता समय की बचत, कार्य निष्पादन में कुशलता एवं पुस्तकालय प्रबंधन में गुणवत्ता व विश्वसनीयता प्राप्त होती है। गृह कार्य के अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है। अब किस किस चीज़ पॉइंट को हम मतलब हाउसकीपिंग में शामिल करते हैं, यही एक आपका अलग से क्वेश्चन दिया गया है, हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग के अंदर क्या क्या आता है? एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, कैटलॉगिंग सूचीकरण, सर्कुलेशन परिचालन, स्टॉक वेरिफिकेशन संग्रह सत्यापन और सीरियल कंट्रोल यानी कि धारावाहिक नियंत्रण। तो ये सभी चीज़ें, ये 6 पॉइंट जो हैं वो आपके हाउसकीपिंग के अंदर आते हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है? अधिग्रहण प्रणाली, यह प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालय हेतु ग्रंथ तथा अन्य पठनीय सामग्री के चयन तथा आदेश से संबंधित है, जिसके पश्चात उस सामग्री के प्राप्ति तथा भुगतान हेतु प्रक्रिया आरंभ की जाती है। कंप्यूटर प्रणाली द्वारा कम से कम 2 पत्रावलियों का प्रयोग किया जाता है। एक में आपूर्तिकर्ता या विक्रेता का विवरण होता है और दूसरी में नवीन ग्रंथ आदेश शामिल होते हैं। एक तृतीय पत्रावली भी पाठक के द्वारा मांगी गई पुस्तकों के लिए बनाई जा सकती है। मुद्रण के अंतर्गत अनुमोदित ग्रंथों की सूची, क्रय हेतु चयनित ग्रंथों की सूची, निरस्त किए गए ग्रंथों की सूची, ग्रंथ आदेश, निरस्त आदेश और नवीन ग्रंथ सूची, मांगकर्ता हेतु सूचना अधिग्रहण सूची, ग्रंथ प्राप्ति सूची आदि सम्मिलित रहते हैं। यानी कि अगर हम इजीली आपको बताएं तो एक्विजिशन सिस्टम जो होता है वो बेस्ड होता है बुक्स से, कि हमारी लाइब्रेरी में हम जो बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं, कैसे उनको ऑर्डर करना है, कैसे उनकी सप्लाई होगी। तो बुक्स से रिलेटेड जो काम होता है, बुक्स को ऑर्डर करने से रिलेटेड, अपनी लाइब्रेरी में बुक्स को मंगवाने से रिलेटेड जो काम होता है, वो एक्विजिशन सिस्टम में आता है। तो इस एक्विजिशन सिस्टम के अंदर ही कुछ पत्रावलियाँ तैयार की जाती हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैटलॉगिंग सिस्टम।
पुस्तकालय में कैटलॉगिंग का महत्वपूर्ण उपयोग है, जिसको कंप्यूटर के द्वारा शीघ्रता से डेटाबेसों का निर्माण करके पूर्ण किया जाता है तथा खोज प्रक्रिया व पुनर्प्राप्ति द्वारा वांछित सूचना को उपयोगकर्ता को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक संग्रहित प्रलेख के लिए एक अभिलेख सृजित किया जाता है, जिसमें प्रलेख से संबंधित सूचनाएं डेटा के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशित की जाती हैं। ये कार्य मार्क आरूप या सामान्य संप्रेषण आरूप पर आधारित होता है, जिसमें नेटवर्किंग के अंतर्गत ऑनलाइन सूची खोजी जा सकती है। यानी कि जो कैटलॉगिंग हम करते हैं वो हम बुक्स की कैटलॉगिंग करते हैं, जहाँ पर हम उसका जो बुक होती है उसके राइटर का नाम, पब्लिकेशन का नाम, प्राइस, ये सब कुछ एक लिखकर और उसकी कैटलॉगिंग करते हैं किसी एक बुक की, ताकि नेटवर्किंग के थ्रू हम ये पता लगा सकें कि ये बुक कहाँ पर है हमारी। कंप्यूटरीकृत सूचीकरण के लिए आवश्यक फाइलें निम्नलिखित होती हैं, जैसे मास्टर फाइल, ग्रंथ अवाप्ति फाइल में आवश्यक परिवर्तन कर इसका निर्माण किया जाता है। अनुक्रमणीकृत फाइल, विभिन्न अभिगम पद जैसे कि लेखक, शीर्षक, विषय आदि के आधार पर सूचना की व्यवस्था के द्वारा ये फाइल प्राप्त होती है। थर्ड है प्राधिकृत फाइल व निर्देशिका, अथॉरिटी फाइल। इसमें प्रकाशक, संस्था, भाषा आदि के आधार पर प्रलेखों की व्यवस्था होती है। ऑनलाइन सूची खोज यानी कि ऑनलाइन कैटलॉग सर्च, इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न विकल्पों के अंतर्गत पुस्तकालयों की सूचियों की ऑनलाइन खोज की जाती है, जिसमें कि लेखक, शीर्षक, विषय, वर्गांक और ISBN नंबर, अधिग्रहण संख्या, जिसको एसेशन नंबर बोलते हैं। वही यानी कि कैटलॉगिंग एक तरीके से वहाँ पर बुक के ऊपर आप ऑथर, शीर्षक, सब्जेक्ट, क्लास नंबर और पब्लिकेशन ये सब कुछ लिखते हैं, ताकि किसी भी बुक को सर्च करना इजी रहे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हम बुक को सर्च नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री लिखेंगे तो बहुत सारे पब्लिकेशंस की, बहुत सारे राइटर्स की हिस्ट्री की बुक आ जाएगी, लेकिन ये जो कैटलॉगिंग होती है ये पर्टिकुलर एक बुक तक हमें पहुंचने में हेल्प करती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अधिग्रहण सूची, एसेशन नंबर के अलावा बारकोड भी होता है, मुख्य शब्द यानी कि कीवर्ड्स होते हैं, कुछ पब्लिशर्स होते हैं और सीरीज़ होती हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कोई प्रोडक्ट होता है, उसके पीछे बारकोड लगा होता है, तो वो जो बारकोड है वो पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट के लिए होता है, जबकि उसकी ही कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट पर अपना एक अलग बारकोड होता है। तो एक जो कैटलॉगिंग है वो पर्टिकुलर एक बुक के लिए की जाती है, बस इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त बुलियन खोजी भी की जा सकती है। इंटरनेट के अंतर्गत वेब खोज द्वारा भी किसी पुस्तकालय की सूचियों की खोज की जा सकती है। परिचालन, सर्कुलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और पुस्तकालयों में परिचालन एक श्रम साध्य एवं पुनर्वर्तक कार्य है, किंतु कंप्यूटर के प्रयोग से शीघ्रता से यह कार्य गुणवत्तापूर्वक त्रुटि रहित ढंग से संपन्न किया जाता है। ग्रंथ निर्गम, आगम, आरक्षण, नवीनीकरण, स्मरण पत्र, प्रेषण आदि कार्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। परिचालन प्रणाली प्रयोक्ताओं एवं पुस्तकालय के संग्रह को सदैव अद्यतन बनाए रखने में सहायक होती है। ग्रंथ परिचालन से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन इसके द्वारा त्रुटि रहित ढंग से स्वयं जांच द्वारा किया जाता है। परिचालन कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर 3 प्रकार की पत्रावलियों का प्रयोग करता है। इसमें प्रलेख पत्रावली, उपयोगकर्ता पत्रावली और कार्य विवरण पत्रावली का प्रयोग किया जाता है। परिचालन में बारकोड प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है, जिससे कार्य त्वरित गति से संपन्न हो जाता है। लैन के अंतर्गत उपयोगकर्ता अपने टर्मिनल से भी ऑनलाइन सूचियों के अधिगम द्वारा वांछित ग्रंथ हेतु पुस्तकालय को आरक्षण अनुरोध संप्रेषित कर सकता है। अब आता है स्टॉक वेरिफिकेशन। पुस्तकालय संग्रह सत्यापन एक जटिल एवं श्रमपूर्ण कार्य है। पुस्तकालय के लिए संग्रह सत्यापन आवश्यक है। कंप्यूटर द्वारा संग्रह सत्यापन शीघ्रता से त्रुटि रहित ढंग से किया जा सकता है।
इसके लिए अधिग्रहण संख्याओं को कंप्यूटर में निवेशित कर तथा इसमें से निर्गमित अधिग्रहण संख्याओं की पहचान कर गुम हुए अधिग्रहण संख्या वाले प्रलेखों को ज्ञात किया जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक वेरिफिकेशन है, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि हमारी लाइब्रेरी में कितना स्टॉक बाकी है, कितनी बुक्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्विजिशन है यानी कि हमने कितनी बुक्स हमारे स्टॉक में है और कितनी का हमने ऑर्डर दिया हुआ है, कितनी बुक्स हमारी आने वाली हैं, तो उन बुक्स का जो डिफरेंस होगा उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारे स्टॉक में कितनी बुक्स अवेलेबल हैं। इसी को कहते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। इस प्रक्रिया में निम्न प्रकार ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से कार्य इस प्रक्रिया के अंदर हमें करने होते हैं। समस्त अधिग्रहण संख्याओं का कंप्यूटर में निवेश, यानी कि जितनी भी हमने एक्विजिशन यानी कि जितनी भी हमने बुक्स ऑर्डर की हैं उन सभी को हमें कंप्यूटर में फीड करना होगा। समस्त निर्गमित ग्रंथों के अधिग्रहण संख्याओं की सूची बनाना, यानी कि वो सभी ग्रंथों की हमें लिस्टिंग करनी होगी जो हमने निर्गमित किया है, यानी कि दिए हैं। कोई स्टूडेंट उसको लेकर गया है बुक को, तो उसका भी हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, या फिर हमने कुछ बुक्स कट गई थी, कुछ बेकार हो गई थी, कुछ फट गई थी, उनको हमने जो भेज दिया है वापस, उनका भी हमें लिस्टिंग करनी होगी। दोनों सूचियों की अधिग्रहण संख्याओं को मिलाना, फिर जो सूची है हमारी उन दोनों को मैच करना होगा कि कितनी बुक्स अभी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो ग्रंथ निर्गमित नहीं हुए हैं उनकी भी सूची बनाना है। पुनर्सत्यापन और जांच करना है, फिर से उसका वेरिफिकेशन करना है। गुम हुए ग्रंथों की सूची बनाना है। आवश्यक सूची को प्रतिवेदन स्वरूप में व्यवस्था तथा प्रेषण करना है। इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर 3 पत्रावलियों का नियंत्रण करता है, जिसमें एक संपूर्ण अधिग्रहण संख्या वाली पत्रावली होती है और दूसरी संपूर्ण निर्गमित ग्रंथों की अधिग्रहण संख्या वाली पत्रावली होती है, तथा तीसरी इनके द्वारा आपस में जांच करने के फलस्वरूप शेष अधिग्रहण संख्या वाली पत्रावली होती है। इस पत्रावली में उल्लिखित अधिग्रहण संख्या गुम हुए ग्रंथ की सूचना प्रदान करती है। इस प्रणाली द्वारा पुस्तकालय में उपलब्ध संग्रह का सत्यापन किया जाता है और इस प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित होती है, यदि ग्रंथ निर्गत नहीं किया जाता है तो फलक पर भी व्यवस्थित नहीं है, जल्दसाजी हेतु भी नहीं प्रेषित की गई है, तो फिर ग्रंथ गुम होने की अवस्था में होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जो बुक्स आती हैं वो जहाँ पर व्यवस्थित की जाती हैं, अगर वहाँ से वो निकाली गई हैं तो या तो वो किसी को दी गई होंगी पढ़ने के लिए या फिर वो जल्दसाजी के लिए गई होंगी। अगर ना वो बुक्स किसी को दी गई हैं ना उसकी जल्दसाजी के लिए उसको दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि वो बुक जो है वो खो गई है, गुम हो गई है, तो उसको फिर गुम वाली लिस्ट में हम लिस्टिंग कर देंगे उसकी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सीरियल कंट्रोल, धारावाहिक नियंत्रण। ये क्या होता है? धारावाहिक प्रकाशनों में पत्र पत्रिकाएं सम्मिलित रहती हैं जो कि अलग अलग अवधि के पश्चात नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं, जिससे इनका व्यवस्थापन एक जटिल प्रक्रिया है। इनका आपूर्ति करने हेतु अंशदान अग्रिम देय होता है तथा संपूर्ण खंडों की प्राप्ति के बाद ही इनकी जल्दबंदी की जाती है। कंप्यूटर द्वारा धारावाहिक नियंत्रण एक विशिष्ट प्रणाली है जिसमें ये कुछ कार्य करने होते हैं। कौन कौन से कार्य देखते हैं? नवीन धारावाहिक का अनुमोदन एवं क्रियादेश, प्राप्त पत्रिकाओं का पंजीयन, अप्राप्य पत्रिकाओं हेतु सत्यापत्र, गुम हुए अंकों की सूची तैयार करना, भविष्य में स्थगित पत्रिकाओं की सूची तैयार करना, बिलों का भुगतान करना, जल्दसाजी प्रबंध करना, धारावाहिक का परिचालन करना और ऑनलाइन खोज करना। ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं हमारी धारावाहिक नियंत्रण यानी कि सीरियल कंट्रोल के अंतर्गत। ओके, क्योंकि आप इनके जो कार्य हैं उसी से आप पता लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, बुक्स को या जो भी हैं हमारी उनको व्यवस्थित करना है। मैगजीन्स आ रही हैं, बुक्स आ रही हैं, तो उन सभी को हमें अरेंज करना है। उसमें हमें गुम हुए जो बुक्स या फिर मैगजीन्स हैं उनकी भी सूची बनानी है। कुछ बुक्स हमें मिली नहीं है अभी तक, उनकी भी सूची बनानी है। जो मिल चुकी हैं
कहीं पे गई हुई थी, बुक्स वापस आ गई हैं, उनकी भी सूची तैयार करनी है। तो एक तरीके से जो सीरियल है, बुक्स का जो सीरियल है 1 2 3 करके हमारी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, उस सीरियल को हमें कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है एक तरीके से। तो ये जो बुक्स की लिस्टिंग है उसको मैनेज करना ही आता है धारावाहिक नियंत्रण यानी कि सीरियल कंट्रोल के अंतर्गत। चलिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में प्रमुख रूप से सूचना संग्रहण एवं पुनर्प्राप्ति से संबंधित सॉफ्टवेयर पैकेज की आवश्यकता होती है। इन्हें 6 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक होते हैं बेसिक सॉफ्टवेयर। इस पैकेज का उपयोग डाटा प्रविष्टि, फाइलों को छांटने और जोड़ने एवं संपादनों में किया जाता है। सेकंड होता है शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र में शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर का उपयोग हस्तपुस्तिका के निर्माण एवं सूची पत्रकों के निर्माण के लिए किया जाता है। थर्ड होता है हमारा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। इसका निर्माण श्रेष्ठ संग्रहण एवं पुनर्प्राप्ति हेतु किया जाता है। सूचना पुनर्प्राप्ति पैकेज। सूचना पुनर्प्राप्ति को किसी कंप्यूटर प्रणाली से अभिलेखों को संग्रहण एवं पुनर्प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुस्तकालय गृह कार्य सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका निर्माण विशेष रूप से ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों के गृह कार्य नित्य प्रति के कार्यों जैसे कि एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, स्टॉक वेरिफिकेशन, वही सब कुछ जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे हाउस कीपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इन आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 6 और लास्ट है इसमें ऑनलाइन पुनर्प्राप्ति प्रणाली सॉफ्टवेयर। प्रत्येक ऑनलाइन प्रणाली में स्वयं का सॉफ्टवेयर होता है जो इसकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और क्रियाकलापों का सहयोग करता है। आगे देखते हैं, प्रमुख पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज निम्नलिखित हैं। विश्व में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के स्वचालन हेतु अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इनको विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता के अनुसार विकसित किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर अग्रलिखित हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में पुस्तकालय स्वचालन हेतु अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो कि पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु सक्षम हैं। जैसे संजय, सूचिका, मैत्रेयी, लिबसिस, डेलमस और डेलसिस। ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। ओके, आगे आती है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं आगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रादुर्भाव ने पुस्तकालय के महत्व और उपयोगिता को और अधिक व्यापक और सार्थक बना दिया है। 21वीं शताब्दी के डिजिटल संसाधनों, संचार तकनीकों और वेब आधारित सूचना सेवाओं के वातावरण एवं संस्कृति में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सुविधा ग्रंथालयों की एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर के साथ ही सोर्स कोड भी कॉपीराइट लाइसेंसिंग, जिसको हम जेपी लेड लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी कि कॉपीराइट लाइसेंस जो है वो उसको हम जेपी लेड लाइसेंस भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें ये उपलब्ध होता है सोर्स कोड। साथ ही जो उपयोगकर्ता को उसमें आवश्यकता सुधार एवं परिवर्तन करने तथा अग्रिम उपयोग हेतु पुनः वितरित करने के लिए अधिकार भी निःशुल्क प्रदान करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का विकास। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर, जीपी लेड सॉफ्टवेयर तथा सर्वसुलभ सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड स्टॉलमैन, जो कि एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर फ्रीडम एक्टिविस्ट थे, उनके द्वारा किया गया था।
इन्हें ही इस आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उनके अनुसार पहले प्रोग्रामर बहुत आसानी से अपना प्रोग्राम दूसरों को दे दिया करते थे, लेकिन बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामरों ने अपने प्रोग्राम एक दूसरे को देना बंद कर दिया और किसी अन्य को अपने प्रोग्राम में संशोधन करने का अधिकार भी समाप्त कर दिया। संभवतः स्टॉलमैन को लगा कि इस तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की ही धरोहर बनकर रह जाएंगे और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने अपना संस्थान छोड़कर GNU प्रोजेक्ट फ्री सोर्स फाउंडेशन के अंतर्गत कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को सर्वसुलभ सॉफ्टवेयर नाम दिया, क्योंकि उनके अनुसार इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में उपभोक्ता को कंप्यूटर प्रोग्राम सोर्स सॉफ्टवेयर की प्रति निर्मित करने, उसे वितरित करने व संशोधित करने की स्वतंत्रता होती है तथा इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के स्वतः शुल्क भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि सोर्स वेबसाइट के माध्यम से फ्री सॉफ्टवेयर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सर्वसुलभ सॉफ्टवेयर स्वेच्छा का विषय है। इस अवधारणा को समझने हेतु आपको स्वतंत्र धारणा को निःशुल्क बियर के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में मानना चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषताएं क्या हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आज विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका है और प्रसिद्धि अर्जित कर रहा है। इसमें नवीन खोजों, परस्पर सहयोग के आधार पर ज्ञान को और अधिक विकसित कर उसके अधिकाधिक उपयोग पर बल देने के साथ साथ सहयोगी कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं, जैसे लागत प्रभाविकता, सोर्स कोड की उपलब्धता, न्यूनतम लागत में रखरखाव और उत्पादन की गुणवत्ता पर नियंत्रण। भारत में ओपन सोर्स ग्रंथालय पद्धति यानी कि हमारे जो इंडिया की लाइब्रेरी है उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ हो रहा है। भारत विश्व के प्रगतिशील देशों की श्रेणी में अग्रणी स्थान पर है। विश्व की सभी प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां सॉफ्टवेयर क्षेत्र में विकास हेतु भारत के साथ सहभागिता बढ़ाने के इच्छुक हैं। इसका प्रमुख कारण भारत में प्रचुर मात्रा में तकनीकी रूप से समक्ष मानव संसाधनों का काम पारिश्रमिक पर उपलब्ध होना है। इन सब के होते हुए भी यहाँ आधे से अधिक ग्रंथालय सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रंथालय क्रियाकलापों और सेवाओं में नहीं कर पा रहे हैं। एक अन्य कारण सॉफ्टवेयर की खरीद में बहुत धन खर्च होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम ग्रंथालय ही स्वचालित हो पाए हैं। आज भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालयों में संग्रह के सुगम एवं कुशल प्रबंधन के लिए विभिन्न ओपन सोर्स जैसे कोहा, न्यू जेनेलिव, ग्रंथालय मैनेजर इत्यादि को प्रयोग में लाया जा रहा है। पुस्तकालय नेटवर्क, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में। तो देखते हैं लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क एक व्यापक शब्द है। पुस्तकालय जगत के लिए यह दो स्वरूपों में उपयोग होता है। प्रथम स्वरूप के अंतर्गत पुस्तकालय नेटवर्क का तात्पर्य ग्रंथ परक नेटवर्क से है, जिसमें सूचनाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। कोई भी पाठक सूचना प्राप्ति के लिए तथा सेवाओं के लिए पुस्तकालय नेटवर्क का सदस्य बनकर इनका अभिगम प्राप्त कर सकता है। दूसरा नेटवर्क एक पुस्तकालय को दूसरे पुस्तकालय से संयुक्त करता है, जिससे संसाधनों, सहभागिता एवं आवश्यक सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। यह सर्वविदित है कि कोई भी पुस्तकालय अपने वृहत ज्ञान भंडार के होते हुए भी पूर्ण रूपेण अपने पाठकों की दृष्टि से परिपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार की धारणा को साकार करने हेतु राष्ट्र के सभी पुस्तकालय यहाँ तक कि विश्व के सभी पुस्तकालयों को एक समन्वित नेटवर्क में परिणित करना आवश्यक प्रतीत होता है। बारबरा मार्क्सिन के अनुसार नेटवर्क का प्रचलन सन 1965 से प्रारंभ माना जाता है। पुस्तकालय नेटवर्क की परिभाषा क्या है?
जब दो या दो से अधिक पुस्तकालय किसी माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में होते हैं, जिनका उद्देश्य एक दूसरे की सूचना, सामग्री और सेवाओं का उपयोग करना होता है, इसे ही कहते हैं पुस्तकालय नेटवर्क। कार्ड्स के अनुसार जब दो अथवा अनेक पुस्तकालय अपने संसाधनों की सहभागिता को स्थापित करने का निर्णय करते हैं, पारस्परिक अधिग्रहण के कार्यक्रम को विकसित करते हैं और अपने अनुभव अथवा अन्य वस्तुओं को एक साथ केंद्रित करते हैं, तो इससे प्रकार की सहकारिता की स्थापना होती है। पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता। देखिए, पुस्तकालय नेटवर्क क्या होता है अभी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें तो पुस्तकालय नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेटवर्क एक जाल होता है जो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइब्रेरी नेटवर्क की। यहाँ पर जो कनेक्ट होता है नेटवर्क, वो लाइब्रेरी से होता है, यानी कि अगर देश में जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो ज्ञान है उसका इतना विस्तार हो चुका है कि हमारे यहाँ पर बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। हर एक लाइब्रेरी के लिए सारी बुक्स को कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और ना ही, क्योंकि इससे एक तो उनके पास इतना धन नहीं होता है कि वो सारी बुक्स को कलेक्ट कर सके, ना उनके पास लाइब्रेरी में इतनी जगह होती है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम हमारे देश का पैसा अलग अलग लाइब्रेरीज़ एक ही जैसी बुक्स को परचेज़ करने में लगाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी कंट्री में एक जगह पर एक लाइब्रेरी में बहुत सारी जो बाहर से बुक्स आती है वो एक लाइब्रेरी में आ जाती हैं, और रिप्रोग्राफी से क्या होता है, हम उन्हीं बुक्स को कॉपी करके अदर लाइब्रेरीज़ में भेज सकते हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट को या किसी भी सोशल वर्क के लिए उन बुक्स को अवेलेबल करवाया जा सके। तो यानी कि जो लाइब्रेरी, जो नेटवर्किंग है पुस्तकालयों की, वो पुस्तकालयों को जोड़ती है आपस में, जिससे बहुत सारे फ़ायदे हमें मिल सके और हमारे धन की बचत हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की हेल्प कर सकें एजुकेशन स्तर पर। ठीक है, तो आइए अब इस नेटवर्किंग में आगे हम देखते हैं कि पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी। शायद अब आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए, प्रलेखों के विविध प्रकार, यानी कि हमारे यहाँ पर प्रलेख, यानी कि यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है, ग्रंथ की बात हो रही है, प्रलेख की बात हो रही है, तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए हमें ज़रूरत है लाइब्रेरी नेटवर्क की। ठीक है, प्रलेखों की संख्या में वृद्धि, वही जो अभी बताया है। पुस्तकालय में संग्रह स्थान की कमी, क्योंकि पुस्तकालय इतने बड़े नहीं होते हैं कि उनमें सभी प्रकार की बुक्स को अरेंज किया जा सके, रखा जा सके। वित्तीय संसाधनों की कमी, क्योंकि फाइनेंशियली भी हम एक तो ये गलत भी होगा कि हम अगर हमारी स्टेट में 5 लाइब्रेरी हैं तो वो पांचों लाइब्रेरी अलग से एक प्रकार की ही बुक्स को अरेंज करें अपने यहाँ पे, वो अपना धन खर्च करें। तो इसलिए एक लाइब्रेरी अगर अपने फाइनेंशियली पैसे देकर अपनी लाइब्रेरी में बुक्स ला रही है, तो अदर जो लाइब्रेरीज़ होंगी वो उन्हीं से ही बुक्स को रिप्रोग्राफी के थ्रू फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रख सकते हैं। ओके, तो वित्तीय संसाधनों की कमी है, इसलिए भी हम नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं। पुस्तकालय के स्वरूप एवं सेवाओं में विविधता। आगे देखते हैं पुस्तकालय नेटवर्क के उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें पुस्तकालय जो लाइब्रेरीज़ हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कनेक्ट करनी पड़ रही हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो ग्रंथों और समसामयिकी, अग्रग्रंथों, सामग्रियों तथा सूची के उत्पादन में सदस्य पुस्तकालयों की सहायता करना। ठीक है, प्रलेखों के प्रदाय की सुविधा को इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल तथा मशीन द्वारा सुलभ करने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये वही बात है, क्योंकि अगर हम अलग से बुक्स मंगा लेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं लगेगी कि हम मतलब उसका फ़ोटोकॉपी अपने यहाँ पे रखें। लेकिन जब एक ही लाइब्रेरी में बुक आ रही है तो कहीं ना कहीं टेक्निकली हम लोग एक्टिव रहेंगे कि हमें कैसे वो बुक्स अरेंज करनी है। तो या तो हम उन्हें ऑनलाइन अपने यहाँ पर PDF की फॉर्म में अरेंज करेंगे, या फिर हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइक हम उनको फ़ोटोकॉपी करा के अपने यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं टेक्निकली थोड़े एक्टिव हो जाएंगे इससे। पुस्तकालय की सूचना क्षमता को विकसित करना, यानी कि उन्हें उनकी जो इन्फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा डेवलप होने लग जाएगी। उपयोगकर्ताओं के समय की बचत करना, अल्प समय में सूचनाओं की उपलब्धि होना,
और भौगोलिक दूरी में कमी होना। तो ये बहुत ईजिली आपको समझ आ गए होंगे। पुस्तकालय नेटवर्क के लाभ। अब पुस्तकालय नेटवर्क के लाभ क्या हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का अधिकतम उपयोग होने लगा। नेटवर्क प्रणाली में प्रत्येक कार्यस्थल तथा सेवा बिंदु पर मुख्य कंप्यूटर लगाना आवश्यक नहीं है। नेटवर्क के माध्यम से सूचना का भंडारण ईजी हो गया। संसाधनों की भागीदारी भी तेजी से की जा सकती है। शीघ्रता से सूचना विनिमय किया जा सकता है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है। सूचना सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो जाना है लाइब्रेरी नेटवर्किंग के बारे में। आगे देखते हैं RFID। RFID क्या है? RFID तो वैसे तो नेटवर्किंग का ही ये आगे एक रूप है, नेटवर्किंग का ही। तो देखते हैं RFID। RFID की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नवीनतम प्रौद्योगिकी है, यानी कि एक नई टेक्नोलॉजी है ये, जो कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरीज में चोरी का पता लगाने के प्रणाली के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ये EM यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिक तथा RF रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम है जो दर्शकों के लिए किया जाता है। पुस्तकालय में ये बहुत ही आसान ट्रैकिंग सिस्टम है जो RFID के माध्यम से अधिक कुशलता के साथ नज़र रखने के साथ पुस्तकालय में सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी बनाता है। RFID पुस्तकालय की सामग्री में चिपके हुए टैग में माइक्रोचिप से चोरी का पता आसानी से लगा सकता है। तो यानी कि पुस्तकालय में चोरी का पता लगाने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम है RFID। ठीक है, नॉर्मली अगर हम एक डेफिनेशन बनाएं तो लाइब्रेरी में चोरी का पता लगाने के लिए एक सिस्टम है, क्या है? RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये आइडेंटिफाई करता है चोरी को। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है और कल की नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।